विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे, भारतीय इतिहास में भी हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, आज करना हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कई जगहों पर काम आएगा। हो सकता है कि आपसे नायब तहसीलदार में आप पेपर दे रहे हो मेंस का, वहां पे क्वेश्चन पूछ ले मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत, गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत। तो लगभग लगभग सारी जगह पर जो परफॉर्मा मतलब फॉर्मेट होता है वो एक जैसा ही होता है। जैसे कि प्राचीन इतिहास को 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जब भी आप कभी ऐसा पूछे, माना मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत या किसी के भी जानकारी के स्रोत, तो ऐसे ही बांटना। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं, दूसरा साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण यानी डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ठीक है, अब इनको भी बांटना पड़ता है। वैसे साहित्यिक स्रोत को भी क्या करना, 2 भागों में बांट दो। जैसे एक होता है धार्मिक स्रोत, एक होता है धर्मेत्तर स्रोत। क्या होता है, फिर उसमें भी ये होता है कि धर्मेत्तर में भी ये होता है कि विदेशी जो स्रोत होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, स्ट्रैबो ने लिखा है या इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ मतलब भारतीय लेखक होते हैं, कुछ विदेशी लेखक होते हैं। तो बांट के लिखना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पुरातात्विक स्रोत में भी होता है। तो पहले मैं बता देता हूं क्या क्या करना है। तो प्राचीन भारत के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणिक है। सबसे प्रमाणिक क्या है, पुरातात्विक सामग्रियां हैं। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। क्या क्या आते हैं, अभिलेख आते हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हैं भाई। ठीक है, पिलर एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स मतलब स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, गुहा लेख हैं। सिक्के आ सकते हैं। सिक्कों का अध्ययन जो है, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक, है ना। एक बार चेक कर लीजिए, न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कुछ कुछ राजवंश तो ऐसे हैं कि सिक्कों के आधार पर ही उनका इतिहास लिखा गया है। ठीक है, ऐसे स्मारक होते हैं, स्मारक होते हैं, भवन होते हैं, मूर्तियां होती हैं, मूर्ति पीठिका लेख होते हैं, चित्रकला होती है। ठीक है, तो अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं यानी पत्थर की शिलाओं में, स्तंभों में, ताम्रपत्रों में, दीवारों पे, प्रतिमाओं में। कहां पर, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। किस पर उत्कीर्ण है, इनको ध्यान रखना पड़ता है भाई लिखते हुए। मैंने कहा प्री निकल जाएगा, मेंस में जब आप क्रम से लिखोगे तब मजा आएगा चेक करने में। कॉपी वाले को मूल्यांकन जो कर रहे होंगे ना, तभी मजा आता है जब आप क्रमबद्ध लिखते हो। तो आपने बोलना है कि जैसे आपने पहले बोला कि प्राचीन भारत के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्रमाणिक है। प्रमाणिक के साथ साथ आपने बोल दिया कि जी इसमें अभिलेख आते हैं, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला। फिर आपने साथ में बोल दिया कि पुरातात्विक स्रोतों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो अभिलेख है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख कहाँ हैं, पाषाण शिलाओं पर है, स्तंभों पर है, ताम्रपत्रों पर है, दीवारों पर है, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के, मध्य एशिया में भी कहाँ, टर्की, एशिया माइनर। कहाँ, एशिया माइनर पुराना नाम है टर्की का। इसका वहां पर एक जगह पड़ती है बोगाजगोई। कौन सी, बोगाजगोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह से 1400 साल पहले का, 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इस अभिलेख में वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य, VIM और N, VIMN फॉर्मूला बना दीजिए। वरुण, इंद्र, मित्र, नासात्य आदि वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। यार इंद्र तो हमारे देवता है, वरुण भी हमारे देवता है कि नहीं है। और वो कहाँ मिल रहा है अभिलेख, टर्की में मिल रहा है। तो टर्की में कहाँ से गया भाई, टर्की तो आज इस्लामिक देश है, एक तरह से इस्लाम के लोग ज्यादा है वहां पर रहने वाले हैं। तो वहां पर हमारे देवता क्या काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हैं सब आर्यों की संतान है, धर्म अलग अलग हो गए। क्या हो गए, आर्यों की एक शाखा पंजाब आ गई, आर्यों की एक शाखा ईरान चली गई, उसी में से कुछ इधर उधर होते होते क्या टर्की भी चले गए, तो साथ में अभिलेख भी गए होंगे। समझ में आया, यानी जो पूर्वज हैं वो सबके एक ही हैं लगभग।
ठीक है, अगर दिखने में एक जैसे हैं तो। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासात्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। किसके हैं? 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। दरअसल क्या हुआ कि जब अशोक के अभिलेख पढ़ रहे थे लोग, तो क्योंकि उसमें देवा नाम पियदसी राजा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? नाम तो मिला ही नहीं अशोक। तो सोचते थे कि देवा नाम पिय या कोई कहीं बाहर का राजा है, श्रीलंका का मेरे ख्याल से, उसका अभिलेख है। बाद में क्या हुआ, 4 जगहों पर उसका नाम मिला। किसका? देवा नाम पियदसी राजा अशोक कहता है। तो मास्की में मिला, गुर्जरा में मिला, नेत्तूर में मिला, उडेगोलम में मिला। आपको यह पता होना चाहिए कि मास्की कहाँ पड़ता है, गुर्जरा कहाँ पड़ता है, नेत्तूर कहाँ पड़ता है और उडेगोलम कहाँ पड़ता है। तो हाँ नहीं करना है, ढूंढना है उसको। राज्य बताइए मुझे, मास्की कहाँ? कर्नाटक में। गुर्जरा कहाँ? मध्य प्रदेश। नेट्टूर कहाँ? कर्नाटक। उडेगोलम कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में वो गुर्जरा है, बाकी कर्नाटक में कौन कौन? नहीं, मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। गुर्जरा मध्य प्रदेश। नेत्तूर और उडेगोलम भी दोनों कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम स्पष्ट उल्लेख हुआ। इन अभिलेखों में अशोक के धर्म और राजस्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। लिपि याद करनी है आप। कौन सी लिपि? ब्राह्मी। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ठीक है, केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, एक बार तो ये भी क्वेश्चन आया कि वो लिपि जो पहले दाईं से बाईं और बाईं से दाईं लिखी जाए तो ऐसी लिपि को क्या बोलते हैं? तो बॉस्ट्रोफेडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुस्ट्रोफेदम। क्या बोलते हैं? बॉस्ट्रोफेडम। ठीक है, लगमान और शारेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में है। लगमान और सारेकुना इंस्क्रिप्शन। सारेकुना इंस्क्रिप्शन किस लिपि में है? लगमान जो है, लगमान और सारेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख जो है यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में है। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः 4 लिपियों में: ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। कौन कौन से? ये सब आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं। क्या रहे हैं? यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं ये। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। चलो जी, उसके बाद प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अभिलेख, अधिकतर अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में है। किसमें? कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। दरअसल जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, मौर्य पढ़ेंगे। मौर्य के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मौर्यों का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करेगा ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, शुंग वंश की। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो पहला ज्ञात ब्राह्मण राजवंश है। उसी में एक नवा राजा आता है, भागभद्र। भागभद्र के समय में अंटिलकडास का राजदूत हेलियोडोरस क्या आता है? विदिशा आता है। कहां पर? विदिशा बेस नगर। कहां पड़ता है विदिशा? मध्य प्रदेश में। वहां पर वो गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। देव देवस बोलता है देवताओं के भी देवता है। ठीक है, और गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और भागवत धर्म को अपनाता है एक तरह से, क्योंकि गरुड़ जो है विष्णु, भगवान विष्णु का वाहन है। किसका? तो गरुड़ स्तंभ। तो आप क्या करना, ऐसे याद नहीं होगा, थोड़ा नेट पे जाना, विदिशा का गरुड़ स्तंभ देखना, और ये देखना कि वो कब का है। तो बिफोर क्राइस्ट का है। कब का है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो यानी एक हिंद यवन शासक अंटिलकडास का राजदूत, ये भी पूछा है, अंटिलकडास का राजदूत, ये याद करना पड़ेगा। हेलियोडोरस कहां पर आता है? नवे राजा भागभद्र के समय में आता है, विदिशा में आता है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। ठीक है, अच्छा जी, मध्य प्रदेश में एक ऐरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा और हूण राज तोरमाण के लेखों का विवरण है। ऐरण अभिलेख मिलता है मध्य प्रदेश में, सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इस डिस्ट्रिक्ट में एक तो 510 एडी का मिलता है इसमें एक अभिलेख, जो कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। क्या है?
सती प्रथा के पहला अभिलेखीय प्रमाण, यानी किसी महिला के अपने पति के साथ चिता में जिंदा जल जाने की घटना जो होती है, सती होना, ठीक है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? एरन अभिलेख है, 510 एडी का। गोपराज की पत्नी सती हो जाती है, ठीक है, हूणों के आक्रमण के कारण। हूणों के आक्रमण के कारण उसके पति की मृत्यु होती है, वो सती हो जाती है। और हूणराज तोरमाण के लेखों का भी विवरण मिलता है इसमें। वाराह प्रतिमा मिलती है, वाराह अवतार सुना है? वाराह प्रतिमा भी मिलती है। वाराह अवतार मतलब जब काली कलंक पंख में धरती क्या हो रही थी, समा रही थी, तब वाराह अवतार हुआ विष्णु का, भगवान विष्णु का, ठीक है। तो उन्होंने अपने दांतों पर, सुअर अपने दांतों पर पृथ्वी को क्या किया? रखा, ठीक है। चलिए, जब ये मेथोडोलॉजी बोलती है, ज्योग्राफी कुछ और बोलती है, ठीक है जी। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर से मिले हैं। पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा, डेरियस, दारा, ये क्या है? डेरियस, डेरियस को ही दारा बोलते हैं। ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। पर्सिपोलिस और बहिस्तून किससे संबंधित अभिलेख हैं? आंसर डेरियस से संबंधित है या दारा से संबंधित है। देखो ना, दारा सिंह नाम सुना होगा आपने। यानी ये प्रथाएं चलती रही और अभी कुछ समय पहले तक माताएं अपने बेटे का नाम रखती थी दारा। क्या रखती थी? दारा। दारा सिंह जी, हनुमान जी का उन्होंने रामायण में वो किया, और बहुत बड़े क्या थे? पहलवान थे भारत के, ठीक है। बताया जाता है कि उस समय के सबसे बड़े पहलवान को हराया था, पटकनी दी थी उन्होंने। और उन्होंने कभी भी क्या नहीं खाया? प्रोटीन पाउडर नहीं खाए। उन्होंने क्या खाया? दूध, घी, मक्खन, है ना, उसी से अपना शरीर बनाया और बहुत बड़ी उम्र तक जीवित रहे हो। चलो, तो पर्सिपोलिस बहिस्तून ऐसा पूछेगा आपसे किससे संबंधित है, तो आपने बोलना दारा से संबंधित है, डेरियस से संबंधित है, ठीक है। कहाँ का राजा था? ईरान का राजा था, ठीक है। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया था। तो पूछेगा कि अशोक के जो अभिलेख जारी कराने का जो सिस्टम है वो कहाँ से प्रभावित है? आंसर डेरियस से प्रभावित है, दारा से प्रभावित है, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? आंसर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो ये तो अभी हम नॉर्मल सा ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई क्या क्या साक्ष्य हैं। भारतीय जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक स्रोतों में भी हम अभिलेख पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? अब पढ़ रहे हैं सिक्के। क्या पढ़ रहे हैं? सिक्के। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे धातु के थे। सातवाहन वंश जो था ना, वो पहला राजवंश था जिसने शीशे और पोटिन के सिक्के चलाए। किसके चलाए? शीशे और पोटिन के भी सिक्के चलाए। शीशा बोलते हैं लेड को, पीबी। किसको बोलते हैं? लेड को, ठीक है जी। पकाई मिट्टी से बने सिक्कों को के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। पहले के जो सिक्के थे वो तो आहत सिक्के होते थे, पंच मार्क कॉइन्स बोलते हैं उसको। सोने का एक टुकड़ा है, उसको पीट पीट कर, कूट कूट कर क्या करना? गोल सा करना। आहत सिक्के, आहत करते थे ना उनको, तो आहत सिक्के बोलते हैं। लेकिन बाद के जो सिक्के हैं वो कैसे हैं? सांचे में ढले गए। कैसे? सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के, इनमें से अधिकांश सांचे जो है वो कुषाण काल के। कुषाण काल का जो सोने का सिक्का है वो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का है। हाँ, सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के हैं वो किस समय के हैं? कुषाण। और कुषाण को कुई स्वांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूची जनजाति थी, उसी में से 5 जनजातियां जो होती हैं उसमें से एक कुई स्वांग को ही हम क्या बोलते हैं? कुषाण बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। और सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के हैं वो गुप्तों के समय के मिले हैं। कहाँ के मिले हैं? और सबसे बड़ा जो ढेर मिला है गुप्तों के समय में वो बयाना से मिला है। राजस्थान में पड़ती है एक जगह, कहाँ? बयाना। और बयाना को ही हम पढ़ेंगे आगे। मुगल काल में नील के लिए प्रसिद्ध था, इंडिगो के लिए। किसके लिए? इंडिगो के लिए प्रसिद्ध था। नील, नील समझते हो? अब तो केमिकल वाला नील मिलता है, पर पहले उगाया जाता था नील, ठीक।
अच्छा, आरंभिक सिक्कों के चिन्ह मात्र मिलते हैं, आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियों का भी उल्लेख मिलता है, तिथि भी मिलती है। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड वालों ने पूछा, लोक सेवा आयोग वालों ने, कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यवन शासकों ने चलाए। किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने चलाए। यहाँ पर सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में इंडो ग्रीक्स ने चलाए। ठीक है, इंडो ग्रीक्स कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं इंडो ग्रीक्स? दरअसल अलेक्जेंडर जब चला ना, वहां से, कहां से? यूनान से। तो क्योंकि उसको विश्व विजेता बनना था, किसको? अलेक्जेंडर को। तो उनकी एक प्रणाली थी, छत्रप प्रणाली बोलते हैं उसको। तो अलेक्जेंडर यूनान से चला जीतते हुए, और जीतते हुए चला, जहां जहां जीता उसने वहां वहां पर छत्रप नियुक्त किए। छत्रप मतलब होता गवर्नर, छत्रप मतलब गवर्नर। अब भारत की सीमाओं में भी आया, आपको पता है, भारत की सीमाओं में आया तो पोरस के साथ लड़ाई हुई उसकी। आम्भी ने सारे राज बता दिए थे, गद्दार था पहला आम्भी भारतीय इतिहास का। आम्भी ने बता दिया कि महाराज कुछ नहीं है, बढ़िया, हाथियों को मारो, अपनी सेना को क्या कर देंगे, और बारिश वाले दिन लड़ो, इनके धनुष क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, उस दिन पैर पे रख के मारते हैं, क्योंकि प्रत्यंचा जो है। चलो, तो उसने यहाँ पर भी छत्रप छोड़े। उसके बाद बड़ा पोरस से ही लड़के समझ में आ गया था अलेक्जेंडर की, भैया आगे तो क्या है, इतना तो सीमाओं पर है, आगे तो पता नहीं कैसे कैसे सूरमा होंगे, है ना। वो तो शुक्र है कि किसके साथ, धनानंद के साथ नहीं टकराया सिकंदर, या माँ पद्मानंद के साथ नहीं टकराया। ठीक है, तो चलो जी, वो वापस चला गया इराक, बेबीलोन में जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। जो छत्रप जहां पर था वो वहां का राजा बन गया। छत्रप ही बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? और वही हिंद यवन है। वो क्या है? उन्हीं में से एक अंटिलकिडास है, जिसका राजदूत हेलियोडोरस सुंग काल में आता है आगे चलकर। क्या आता है? और उन छत्रपों को भी फिर बाद में हमने सम्मान दे दिया, क्योंकि इस देश में आक्रांता अंदर आते हुए दिखते हैं, बाहर जाते हुए नहीं दिखते। पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसमें कई लोग सिकंदर की संतानें होंगे। क्या होंगे? अलेक्जेंडर की संतानें होंगे, या उनका जो, अगर आप वो देखोगे, ट्री देखोगे, तो उसमें पाओगे कि उनके जो जीन मिलेंगे वो किनसे मिलेंगे? यूनानियों से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो भाई आहत सिक्कों या पंचमार्क कॉइन्स भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। कब के हैं? 5th सेंचुरी बीसी में पंचमार्क कॉइन्स चलते थे। पंचमार्क मैंने बता दिया, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। अगर आपको अपना इतिहास जानना है ना, तो आप, मैंने बताया, कभी दिल्ली जाना, नेशनल म्यूजियम में जाना, सब कुछ दिख जाएगा आपको वहाँ पे। लोग दिल्ली जाते हैं, सब इंडिया गेट घूमते हैं, कुतुब मीनार घूमते हैं, लाल किला घूमते हैं, नेशनल म्यूजियम नहीं जाते। तो आप लोगों का काम है नेशनल म्यूजियम जाएं, वहां पर देखें, सब कुछ दिखेगा आपको, पंचमार्क कॉइन्स मिलेंगे। मैं भी जब गया तो कांसे की नर्तकी पढ़ते रहते थे। मोहनजोदड़ो से जी कांसे की नर्तकी मिली, बड़ा उसको देखते भी थे हम। यहाँ तक की चूड़ियां पहनी है उन्होंने, रन ऑफ कच्छ में पहनती हैं आज भी महिलाएं, है ना। हाथ कमर पर है, पीछे ऐसे करके रखा हुआ उन्होंने, और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट टाइप की दिख रही है। अगर उनका चेहरा देखा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट टाइप की दिख रही है। ठीक है, अब वो जो कांसे की नर्तकी देखी तो वो बड़ा वो हुआ कि यार ये है कांसे, इतनी सी है कांसे की नर्तकी। नेशनल म्यूजियम में दिखेगी आपको। कहाँ पर? कहाँ पर? नेशनल म्यूजियम रखी भी है। ठीक है, बस प्रसन्नता ये हुई थी नेशनल म्यूजियम में कि कटारमल के सूर्य मंदिर के दरवाजे जब दिखे तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे राज्य का भी कुछ है यहाँ पर। और कटारमल सूर्य मंदिर के जो दरवाजे हैं वो हमारी शिल्प कला का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश में। क्या करते हैं? वो बताते हैं कि ये दरवाजा जो है, ऐसा ही शिल्प कला होती थी हमारे उत्तराखंड में। मतलब कास्ट पर इस प्रकार की नक्काशी किया करते थे यहाँ के जो कलाकार थे, जो क्या बोलते हैं उनको, कास्टकार जो थे। अब नहीं दिखते हैं उस तरह के लोग, होलियां नहीं बनती हैं। अब तो क्या बनता है? क्या बनता है भाई अब? फाइबर, हाँ, जो भी बनता होगा, चलो। अच्छा, आहत मुद्रा समझ में आ गया। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां जो हैं, होड्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली हैं। कहां से मिली हैं?
आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम मिले हैं। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने भी पूछा कि जो पंचमार्क कॉइन्स थे उसमें कौन कौन से चिन्ह या आकृतियां दिखती हैं। तो क्या मिलता है? पेड़ मिलता है, मछली मिलती है, सांड मिलता है, हाथी मिलता है और अर्धचंद्र मिलता है। आहत सिक्कों पर बने निशान इस प्रकार थे, जैसे ये दिखा रखे इन्होंने, स्टार बना हुआ, मछली, चक्र, यू, है ना। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबे और सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने किसके? शीशे के, और गुप्तों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक्स, हिंदी यवन शासकों ने चलाए। किसने चलाए? इंडो ग्रीक लेखकों ने चलाए। इतना समझ में आ गया। उसके बाद है भाई मूर्तियां। प्रारंभिक काल में जो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में आरंभ होता है। इसमें कुषाण काल में आरंभ होता है। कुषाण, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाणकालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव था, विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। भाई 563 बीसी में पैदा हुए, 583 बीसी में वो चले गए, मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की। ठीक है, कई सालों तक लगाओ ना, 483 बीसी से लेकर 78 एडी तक उनकी मूर्ति पूजा नहीं हुई। लेकिन 78 एडी के आसपास कुषाण काल में क्या हुआ? मानव पूजित पहली प्रतिमा जो बनी वो बुद्ध की थी। किसकी थी? बुद्ध की थी। और वो किस शैली में बनी, ये ढूंढना है आपने। मानव पूजित पहली प्रतिमा जो बनी वो किसकी थी? महात्मा बुद्ध मानव थे, भले ही क्या धर्म में उन्हें अवतार मान लिया गया बाद में, लेकिन क्या थे? वो मानव थे। मानव पूजित पहली जो प्रतिमा है वो बुद्ध की है। बुद्ध की जो पहली प्रतिमा वो किस शैली में बनी? देखो दो शैलियां हैं, गांधार, मथुरा। मथुरा जो शैली है वो देशी है, हमारी भारतीय शैली है। गांधार जो कला है वो कैसी है? विदेशी है, उस पर विदेशी प्रभाव दिखता है। ठीक है। भरूच, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। कहां पर? भरहूत स्तूप सुना है? कहां पड़ता है भरहूत स्तूप? भरहूत, अजी भरहूत स्तूप कहां पड़ता है? बोधगया। बोधगया आपका बिहार में पड़ता है, फाल्गु नदी के तट पर है गया। वैसे तो आपने ये पढ़ा कि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना। बुद्ध में जब पढ़ना आपने निरंजना पढ़ना है। लेकिन अगर आधुनिक में पूछ लिया गया किस नदी के किनारे, तो आपने बोला फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है। ऐसे ही मैंने पूछा भरूच कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में पड़ता है भरूच स्तूप। ठीक है। अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। हो गया। अब आते हैं स्मारक एवं भवन में। क्या आते हैं? स्मारक एवं भवन। भाई प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली में वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण के द्रविड़ शैली में और दक्षिणापथ के मंदिर बेसर शैली में। जब आप उत्तर से दक्षिण में जाओगे तो उत्तर के मंदिर आपके नागर शैली में है, बीच बीच में जाओगे तो बेसर शैली में, और जब नीचे दक्षिण भारत में जाओगे तो द्रविड़ शैली में, है ना। कभी जाना तंजौर बृहदेश्वर मंदिर को देखना, 13 मंजिला है, राजराजेश्वर मंदिर बोलते हैं। द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना है। क्या है? जो द्रविड़ शैली जो द्रविड़ निर्माण शैली है, मंदिर निर्माण शैली, उसकी जो प्रकाष्ठा है वो किसमें है? किसमें मिलती है हमें देखने को? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में, जिसको चोल शासक राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। समझ में आया? उत्तर भारत में अगर आप देखोगे तो गुप्तों के समय में बने मंदिर, तो जो ये विमान वगैरह जो दिखते हैं, ये कब दिखते हैं हमें? ये गुप्तों के समय से दिखते हैं। उससे पहले मंदिर फ्लैट होते थे, उसकी छत कैसी होती थी? फ्लैट। अब उसके ऊपर जो विमान समझ रहे हो, मंदिर के ऊपर होता है ना ऐसा ही,
उसको विमान बोलते हैं। ठीक है, आमलक, कलश, ये सब जो बने ये कब दिखते हैं हमें? गुप्तों के समय से दिखते हैं। ठीक है, तो कौन सा मंदिर है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा मंदिर है गुप्तों के समय का? मुझे बताइए कौन सा मंदिर है, बताइए भाई, अभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। गुप्त देव देव दे, दे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे सुंदर मंदिर है। शेष शाही प्रतिमा में दिखाया गया है भगवान विष्णु को। कहा? क्षीर सागर में, दूध का सागर होता है क्षीर सागर, उसमें शेष नाग हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उसमें विष्णु जी, भगवान विष्णु के यहाँ लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरणों पर हैं, नाभि से कमल निकल रहा है, उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। दैट इज शेष शाही प्रतिमा, क्या बोलते हैं उसको? तो पहली जो प्रतिमा दिखती है वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में दिखती है। कहाँ पड़ता है वो? झांसी के आसपास कहीं है मेरे ख्याल से देवगढ़। है जी, गुप्तों में पढ़ना ही हमने पूरा डिटेल, और फिलहाल मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ। फिर चित्रकला में आ जाइए भाई। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं का की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इस चित्रकला में माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। ऐसे ही थोड़े क्लासिकल एज बोलते हैं गुप्त काल को, स्वर्णिम ऐसे थोड़े बोलते हैं। हर जगह पर उन्नति हुई, चित्रकला में उन्नति हुई, आपका रसायन विज्ञान में उन्नति हुई, है ना, अनेक व्यापार, वाणिज्य, साहित्य, हर एक चीज में क्या हुई? उन्नति हुई। इसलिए बोलते हैं क्या? स्वर्ण काल। तो माता और शिशु का मंदिर, गुफा नंबर याद करना पड़ेगा 17, मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16। और अब तो यूपीएससी यहां तक पूछ रही है कि वो जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो जिन रॉक्स को काट कर बनाई हैं, वो रॉक्स कौन सी रॉक्स है, कब की रॉक्स है? नहीं आया समझ में? यहां तक प्रश्न पूछने लगे। ठीक है, अवशेष भाई, अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये तो पहला क्या था आपका? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हमने क्या पढ़ा? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला। अभिलेख मैंने हल्का हल्का बता दिया, लेकिन कुछ अभिलेख और बता देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुफा, हाथी गुम्फा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका? ये कलिंगराज खारवेल है, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, तो खारवेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहां से मिला है खारवेल का? उड़ीसा से मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां से मिला है? उड़ीसा से। और ये जो खारवेल है ये क्या? चेदी शासक है। डायनेस्टी कौन सी है इसकी? चेदी राजवंश का शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये चेदी जो है ये भारतीय है, ये विदेशी नहीं है, ये क्या है? भारतीय शासक है। ऐसे ही अब जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, ये किसका? रुद्रदामन का है। ये विदेशी है, ये शक शासक है। शकों का आक्रमण हुआ था ना भारत में, शक क्या है? विदेशी है। और शकों की किस शाखा का है? रुद्रदामन कार्दमक शाखा का है। ये भी पूछा किस शाखा का है, तो किस शाखा का है? ये कार्दमक शाखा का जो राजा है रुद्रदामन, उसका जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर विवरण मिलता है। कमाल की बात एक और सुनिए कि संस्कृत में लिखा हुआ पहला शिलालेख अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखो संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है, ढूंढो जरा। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में है कि नहीं है? एक विदेशी संस्कृत में लिख रहा है। यहां पर भाषा देखिए जूनागढ़ की अभिलेख की। फिर एक नासिक अभिलेख है भाई। नासिक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के तट पर पड़ता है? कुंभ लगता है नासिक में। किस नदी में नहाओगे स्नान? गोदावरी। किसमें? गोदावरी के किनारे है नासिक, है ना। ग्रेप कैपिटल, विटिकल्चर, किसमिस, प्याज, सुने हो?
तो भाई नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री का है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं तथा सातवाहन अन्य कार्यों का उल्लेख किया गया है इसमें। गौतमी पुत्र सातकर्णी मात्र सत्तात्मक राजवंश, माता की सत्ता पे खास, माता के नाम से बोल रहे हैं, जैसे गंगा पुत्र भीष्म, ऐसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऐसे नाम बोलते हैं वहां पर, है ना, सातवाहनों में। तो नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं का विवरण मिलता है। ऐसे ही प्रयाग स्तंभ लेख बताया था मैंने, प्रयागराज बोलते हैं इलाहाबाद को अब, तो वहां से अशोक का एक स्तंभ लेख मिला है, ये बता दिया था मैंने आपको। उसमें सबसे पहले अशोक का अभिलेख है, उसके बाद रानी कारुवकी का अभिलेख है, उसके बाद समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संधि विग्रहिक हरिसेन का अभिलेख है। चंपू शैली में लिखा है उसने, अपने राजा की 100 विजयों का उल्लेख कर रखा। बाद में उसने थोड़ा सा जहांगीर ने भी लिखा बाद में आगे चलकर। ठीक है, तो 4 लोगों के लेख मिलते हैं प्रयाग स्तंभ लेख में। समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। हरिसेन ने लिखा है। क्या लिखा है? प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखे गए शब्द, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखे गए शब्द। उसका मंदसौर अभिलेख है, मालवा नरेश यशोवर्मन का है। किसका? मंदसौर अभिलेख। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धि का विवरण मिलता है। उसके बाद एक ऐहोल अभिलेख है, पुलकेशिन सेकंड का है। किसका? पुलकेशिन सेकंड का है। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के युद्ध का विवरण मिलता है इसमें, ऐहोल अभिलेख। कौन सा? एक भैया एरण पढ़ लिया हमने, वो 510 ईडी, वो सती प्रथा का अभिलेख प्रमाण है। ये ऐहोल है। इसको, इसकी जो रचना की है वो किसने की है? रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति ने की है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की? रवि कीर्ति ने। तो क्या है कि हर्षवर्धन जो कि नर्मदा नदी के ऊपर शासन कर रहा है, और चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड जो कि नर्मदा के नीचे शासन कर रहा है। अब इन दोनों राजा का टकराव होता है, टक्कर होती है, मतलब लड़ाई होती है। ऊपर में भारत का अंतिम हिंदू महान शासक, अंतिम क्या महान हिंदू शासक कौन? हर्षवर्धन। और नीचे कौन? पुलकेशिन सेकंड। तो नर्मदा के तट पे लड़ाई होती है, उसमें कौन जीतता है? पुलकेशिन सेकंड जीतता है, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहाँ है? ऐहोल अभिलेख में है। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। ये मंदसौर अभिलेख किसने लिखा है? मंदसौर का लेखक भी है कहीं? देखो तो जरा, चेक करो। तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख भी मिलता है शायद इसमें। फिर है ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज का है। गुर्जर प्रतिहार शासक के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार शासक के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर है भीतरी गांव अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के हैं ये। किसके हैं? स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। फिर एक देवपाड़ा अभिलेख है, बंगाल के शासक विजयसेन का है। विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। मैंने आपसे पूछा मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? हाँ, ऐहोल का तो ठीक है, रवि कीर्ति है। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया, तेज बोलिए। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? नहीं। चलिए, अब आते हैं किसमें? साहित्यिक स्रोत में। किसमें आते हैं भाई? साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य होता है, धार्मिक साहित्य में भी क्या करते हैं? ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध जैन साहित्य आ जाएगा। ब्राह्मण साहित्य में कौन? पुराण वगैरह ये सब आएंगे। और लौकिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, लौकिक साहित्य और, तो भाई धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन आते हैं? वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण महाभारत पुराण स्मृति ग्रंथ ये सब आते हैं, है ना। ठीक है, संहिताएं आती हैं। 4 संहिताएं कौन सी हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी किन्हें कहा जाता है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को कहा जाता है।
जब इस धरती से प्रस्थान कर रहे होंगे तो 3 चीजें सुनाई जाती हैं। अधिकतर जो 90% है वो गीता सुनाई जाती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है मरने वाले व्यक्ति का। देखो कुछ नहीं है, शरीर क्या है, आत्मा अमर है, वो एक शरीर को छोड़कर क्या करेगी, दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। तो जब मरता हुआ व्यक्ति सुनता है इसको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ मतलब बहुत कुछ नहीं खो रहा हूं मैं, खाली क्या कर रहा हूँ, शरीर खो रहा हूँ। अब सत्य क्या है ये तो विद्वान लोग जाने, लेकिन मैंने कहा प्रस्थान के समय जब इस धरती से प्रस्थान करना है तो या तो भगवत गीता सुनाई जाती है, या ब्रह्म सूत्र सुनाया जाता है, या उपनिषद सुनाया जाता है। क्या सुनाया जाता है? उपनिषद। उपनिषद मतलब होता है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, या खाली आप बोल सकते हैं समीप बैठने को ही उपनिषद बोलते हैं। ठीक है। ऐसे वेद त्रयी हैं, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, मैं ये बता रहा हूं क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, ये बता रहा हूं आपको। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अथर्ववेद नहीं आता, अथर्ववेद बाद में लिखा गया। इसमें तो त्रयी विद्या भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? त्रयी विद्या या वेद त्रयी। उपनिषद जो संख्या है वो 108 है। प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 12 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति सिद्धांत है। निरुक्त से क्वेश्चन बना यूपीएससी में। निरुक्त क्या है? शब्द व्युत्पत्ति, यानी वैदिक शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई, कैसे करके हुई, वो कहां पर बताया गया? निरुक्त में बताया गया है। कहां पर बताया गया है? निरुक्त में बताया गया है। कल्प जो है, कल्प शिक्षा जो है वो उच्चारण की विधि है, उच्चारण कैसे करना है। जो कल्प है वो कर्मकांड की विधि है। उसमें क्या है? व्याकरण आपको पता ही है। जब आप पाणिनि की व्याकरण पढ़ेंगे तो इतना गजब संस्कृत व्याकरण लिखा है कि उस एज को ही पाणिनि एज कहते हैं हम लोग, जिस एज में पाणिनि हुए। तक्षशिला के थे। कहाँ के थे? तक्षशिला। आज भले ही पाकिस्तान में चला गया हो, इतने विद्वान व्यक्ति हुए कि पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ लिखा। पाणिनि की व्याकरण अष्टाध्यायी। कौन सी किताब? 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी। तो व्याकरण, ठीक है। छंद, ज्योतिष, ज्योतिष आपको पता है ना। 5 सिद्धांत होते हैं, उसमें से जो दो सिद्धांत है रोमक और पोलिस, वो विदेशियों से ले रखे हैं हमने। बाकी क्या है? भारतीय सिद्धांत है ज्योतिष में। ठीक है। ऐसे ही भाई कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। और स्मृति ग्रंथों में क्या? मनुस्मृति सबसे पुरानी है, ईसा पूर्व 200 यानी 200 बीसी की है, जो विधि पुस्तक है। हिंदू विधि पुस्तक जो है वो क्या है? मनुस्मृति। ठीक है। ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है। महाकाव्य जो है वो क्या? रामायण, महाभारत है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। उनमें भी सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण है। ठीक है। जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद की रचना जो है वो रचना काल जो माना जाता है 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच माना जाता है। इसके बीच उल्टा बोलते हैं इसमें, बीसी में 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच का काल माना जाता है। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति है, ऋचाओं का वर्णन है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। 1028 सूक्त है। प्रत्येक सूक्त ओम से शुरू हुआ है, इसलिए ओम शब्द का उल्लेख जो है कितनी बार हुआ है? 1028 बार हुआ है। 1028 बार। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। शूद्र शब्द मिला है 1 बार खाली। कितनी बार? 1 बार मिला है। ठीक है। तो थोड़ा मैं बता रहा हूं कि ये साहित्यिक स्रोतों में आते हैं आपके, तो हल्का हल्का बता दिया, मैं अब डिटेल बता रहा हूं उसका। कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्ध और जैन ग्रंथ आते हैं। क्या आते हैं? जैन साहित्य आते हैं, संबंधित रचनाएं आती हैं। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियां, कल्पना, प्रधान और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि ब्राह्मण साहित्य पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन क्या करेंगे, हल्का हल्का बता रहा हूं मैं अभी, तो भारतीय इतिहास के स्रोत बता रहा हूं, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है। टाइम बताइए। ठीक है, इतना